जब तुम 6 साल के थे तब याफेई तुम्हें अपने घर ले आई थी। उस समय पूरे वुतान शहर में लोग शाओ परिवार के 9 साल के शाओ यान की चर्चा करते थे, जिसने 8वीं डॉची स्तर हासिल कर लिया था और जिसे 100 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली माना जाता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि तुम 9 साल की उम्र में ही डॉजे योद्धा बनने की दहलीज पर पहुंच चुके थे। याफेई ने अपनी सारी जमापूंजी खर्च करके तुम्हारे लिए विशाल ची संचय औषधि खरीदी। उसी रात तुमने बिना झिझक उसे निगल लिया। जब तुम्हारा ची भंवर बना तब तुम्हारे दांतियन में साधारण गैसीय ऊर्जा नहीं बल्कि गाढ़ा तरल ऊर्जा रूप घूम रहा था, जो केवल महान डॉशी स्तर के लोगों में दिखाई देता था। याफेई ने तुम्हारी कलाई पकड़कर तुम्हारे भीतर की ऊर्जा महसूस की और पूरे आधे मिनट तक स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते हुए तुम्हारे मन में केवल एक ही विचार आया, तुम याफेई को जियामा साम्राज्य की सबसे सम्मानित महिला बनाकर रहोगे। कुछ देर बाद याफेई होश में आई और खुशी से तुम्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह साफ झलक रहा था। उसकी मधुर खुशबू तुम्हारे चारों ओर फैल गई और तुम्हारा चेहरा उसके मुलायम वस्त्रों से लग गया। केवल 9 साल की उम्र में तुम्हारे कान शर्म से लाल हो गए। तुम्हारी लंबाई बस उसके कंधे तक पहुंचती थी, इसलिए तुम्हारा चेहरा उसके सीने के पास छिप गया। तुम्हारी झिझक देखकर याफेई मुस्कुराई, धीरे से पीछे हटी, लेकिन उसके दोनों हाथ अब भी तुम्हारे कंधों पर टिके रहे। तुम्हारा लाल चेहरा देखकर वह हल्का सा झुकी, तुम्हारे कान के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, छोटे भाई, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया। लगता है मेरा छोटा भाई अब सचमुच बड़ा हो रहा है। तुमने गहरी सांस ली और मन को शांत करते हुए कहा, याफेई दीदी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वह मुस्कुराते हुए पत्थर की चौकी पर बैठ गई। उसकी स्कर्ट के नीचे से उसकी गोरी टांगों का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसने स्नेह से कहा, बोलो, अगर तुम आज आसमान के तारे भी मांगोगे तो दीदी उन्हें भी लाने की कोशिश करेगी। तुमने कहा, मुझे साधना की एक उपयुक्त तकनीक चाहिए। याफेई ने तुरंत उत्तर दिया, नीलामी भवन में कई परिवारों की विरासत वाली साधना तकनीकें हैं। कल जाकर अपनी पसंद की कोई भी चुन लेना। तुम कुछ पल सोच में पड़ गए। तुम्हें पता था कि याफेई ने तुम्हारी जान बचाई थी और वह कभी विश्वासघात नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे पुनर्जन्म का रहस्य किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुमने उसकी ओर देखकर कहा, याफेई दीदी, मेरी साधना तकनीक थोड़ी अलग है। हर बार जब मैं स्तर बढ़ाता हूँ तो नई तकनीक अपने आप मेरे दिमाग में प्रकट हो जाती है। साथ ही मुझे एक महान औषधि निर्माता की विरासत भी मिली है। यह सुनते ही याफेई की मुस्कान गायब हो गई। उसने विरासत स्मृति के बारे में तो सुना था, लेकिन किसी साधना तकनीक का सीधे दिमाग में प्रकट होना उसके लिए बिल्कुल नया था। वह तुरंत तुम्हारे पास आई, तुम्हारे कंधे पकड़कर गंभीर स्वर में बोली, छोटे भाई, यह बात किसी और को कभी मत बताना, यहाँ तक कि गुनी अंकल को भी नहीं। ऐसी दुर्लभ प्रतिभा दूसरों की लालच और मुसीबत को बुलाती है, समझे? तुमने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके स्नेह और चिंता ने तुम्हारे मन को और दृढ़ बना दिया। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने हैरानी से पूछा, रुको, तुमने कहा कि तुम्हें औषधि निर्माता की विरासत भी मिली है? तुमने सिर हिलाया और अपनी हथेली पर हरे रंग की डौची प्रकट की, जिसके भीतर लाल अग्नि चमक रही थी। लकड़ी और अग्नि दोहरी विशेषता। यह देखकर याफेई की सांसें थम गईं। यही तो एक अल्केमिस्ट बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। तुमने शांत स्वर में कहा, याफेई दीदी, मैं एक औषधि निर्माता बनना चाहता हूँ। याफेई कुछ देर तक चुप रही। 9 साल की उम्र में डॉजे बन जाना ही असाधारण था, लेकिन उसके साथ अल्केमिस्ट बनने की प्रतिभा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह तुम्हारी साफ और दृढ़ आंखों को देखती रही। डॉची महाद्वीप में औषधि निर्माता सबसे सम्मानित पेशा था। एक प्रथम श्रेणी का अल्केमिस्ट भी बड़े बड़े परिवारों का सम्मानित अतिथि बन जाता था। यहाँ तक कि मिटल नीलामी भवन में मौजूद दूसरे श्रेणी का अल्केमिस्ट भी राजधानी से बुलाया गया था। याफेई ने बिना कोई अतिरिक्त सवाल किए पूछा, तुम्हें किन चीजों की जरूरत है? तुमने उत्तर दिया, एक अच्छी औषधि भट्टी और कुछ साधारण औषधीय जड़ी बूटियां, जैसे जीलान पत्ती, सफेद कमल फल और शुरुआती अभ्यास के लिए कुछ सामान्य सामग्री। तुमने बिना संकोच यह सब मांगा, क्योंकि औषधि निर्माण की शुरुआत में अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। याफेई ने पूछा, बस इतनी ही? तुमने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिलहाल इतना ही काफी है। याफेई ने स्नेह से तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और बोली, छोटे भाई, तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है। कल देर तक मत सोना। यह औषधि भट्टी और सारी जड़ी बूटियां मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का उपहार होंगी। आगे सफल होते हो या नहीं, यह सब तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगा। उसके जाते हुए पीछे के स्वरूप को देखकर तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने मन ही मन सोचा कि सच में उसका सहारा मिलना बहुत सुखद है। तुमने अभी तक उससे अपने विशेष शरीर को पूरी तरह जागृत करने वाली दुर्लभ सामग्रियों की बात नहीं कही थी, क्योंकि तुम उस पर और बोझ नहीं डालना चाहते थे। तुम्हें विश्वास था कि एक बार जब तुम औषधि निर्माता बन जाओगे तब वे सारी चीजें जुटाना मुश्किल नहीं रहेगा।
अगली सुबह याफेई तुम्हें मिटल नीलामी भवन के लंबे गलियारों से होते हुए पीछे स्थित विशाल गोदाम तक ले गई। रास्ते भर नौकरानियां और पहरेदार सम्मान से झुककर उसे प्रणाम करते रहे। जब उन्होंने उसके पीछे चलते एक छोटे लड़के को देखा तो सभी की आंखों में हैरानी भर गई। आखिर ऐसा कौन बच्चा था जिसे स्वयं मुख्य नीलामीकर्ता अपने साथ लेकर चल रही थी? लेकिन तुमने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और पूरी शांति से आगे बढ़ते रहे। याफेई भी तुम्हारी गंभीरता देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। कुछ देर बाद वे दोनों गोदाम नंबर 1 के सामने पहुंचे। विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से धातु, औषधीय जड़ी बूटियों और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली गंध बाहर आई। गोदाम बेहद विशाल था। लंबी लंबी अलमारियों पर हथियार, कवच, युद्ध कौशल की पुस्तिकाएं और अनगिनत दुर्लभ वस्तुएं सजी हुई थीं। याफेई ने एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, औषधि भट्टियां उधर रखी हैं। तुमने कई साधारण भट्टियों को देखने के बाद एक गहरे लाल रंग की भट्टी चुन ली। वह लगभग आधे मीटर ऊंची थी, दोनों ओर मजबूत हत्थे लगे थे और उसकी सतह पर बादलों जैसी हल्की नक्काशी बनी हुई थी। वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी बनावट बेहद मजबूत और भरोसेमंद लग रही थी। तुम्हारी पसंद देखकर याफेई संतोष से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नजर सचमुच कमाल की है। यह भट्टी कुछ समय पहले लोपो भाड़े के सैनिक दल से यहाँ लाई गई थी। रसायन निर्माण कक्ष की ओर बढ़ते समय पूरे वातावरण में एक अलग ही गंभीरता थी। दवाइयों की सूची पूरी करने के बाद लू हेंग और याफेई फिर से औषधि क्षेत्र में पहुंचे। रक्त घास, रक्त फल, अग्नि पुष्प और जिन जिन दुर्लभ जड़ी बूटियों का नाम लू हेंग ने लिया, याफे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको पैक करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में कीमती जड़ी बूटियों से भरे कई थैले उनके सामने रखे थे। उन थैलों को देखते हुए लू हेंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। यह साधारण जड़ी बूटियां नहीं थीं, बल्कि सोने के सिक्कों का ढेर थीं। इनकी कीमत आम लोगों की कई वर्षों की कमाई से भी अधिक थी, लेकिन याफेई के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। उसके लिए लू हेंग की प्रतिभा इन सब वस्तुओं से कहीं अधिक मूल्यवान थी। दोनों सीधे नीलामी गृह के रसायन निर्माण कक्ष की ओर बढ़े। रास्ते में याफेई ने सेवकों को आदेश दिया कि सारी जड़ी बूटियां तुरंत अंदर पहुंचा दी जाएं। चलते चलते उसने मुस्कुराकर कहा, अंकल गुनी इस समय अंदर ही दवा बना रहे होंगे। नीलामी गृह का रसायन निर्माण कक्ष सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था और उसकी सुरक्षा पूरे भवन में सबसे कड़ी मानी जाती थी। यहाँ बिना अनुमति किसी का प्रवेश लगभग असंभव था। जैसे जैसे वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में घुली गाढ़ी औषधीय सुगंध और भी तीव्र होती चली गई। विशाल पत्थर का दरवाजा खुलते ही भीतर से गर्म हवा का तेज झोंका बाहर आया। कमरे की चारों दीवारों पर विशेष तापरोधी परत चढ़ी हुई थी ताकि भट्ठी की प्रचंड गर्मी बाहर न फैल सके। बीच में विशाल औषधि भट्ठी जल रही थी और उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ दवा तैयार करने में लगा हुआ था। उसके हाथ में चांदी की पतली सुई थी, जिससे वह अत्यंत सावधानी के साथ औषधि को हिला रहा था। उसके सफेद बाल उसके लंबे अनुभव का प्रमाण दे रहे थे। छाती पर लगे बैज पर 2 स्पष्ट चिन्ह चमक रहे थे, जो उसकी पहचान बताते थे। वह द्वितीय श्रेणी का प्रतिष्ठित रसायनविद गुनी था। अंकल गुनी, याफेई ने धीरे से आवाज लगाई। आवाज सुनते ही गुनी का हाथ एक क्षण के लिए रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हल्की नाराजगी के साथ उसने कहा, मिस याफेई, मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं रसायन बना रहा हूं तो किसी को अंदर मत आने दिया करो। अच्छा हुआ कि अभी प्रक्रिया पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, नहीं तो पूरी सुबह की मेहनत बेकार चली जाती। याफेई मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची और बोली, मुझे पता है, आपने बहुत मेहनत की है। आज मैं लू हेंग को यहाँ लाई हूँ ताकि वह रसायन निर्माण की प्रक्रिया देख सके। साथ ही आपकी इस जगह का थोड़ा सा उपयोग भी करना चाहती हूँ। यह सुनकर गुनी पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर वर्षों से ऊंचे पद पर रहने वाला आत्मविश्वास और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक नज़र लू हेंग पर डाली और तुरंत उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह बच्चा, उसने आश्चर्य से पूछा। मिस, यह कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ जरा सी गलती हुई तो पूरी भट्ठी फट सकती है और जान तक जा सकती है। तुम इतने छोटे बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आई हो? लू हेंग बिना घबराए एक कदम आगे बढ़ा। उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, वरिष्ठ गुनी, मेरा नाम लू हेंग है। आपको प्रणाम। गुनी ने केवल हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर न तो प्रसन्नता थी और न ही कोई विशेष रुचि। उसने सीधे याफेई की ओर देखा और पूछा, तो बताइए, यह यहाँ क्या करने आया है? याफेई के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, लू हेंग आज स्वयं रसायन निर्माण का प्रयास करना चाहता है। यह सुनते ही गुनी का हाथ जोर से कांप गया। उसके हाथ की जड़ी बूटी लगभग नीचे गिर गई। उसने अविश्वास से लू हेंग को देखा, मानो उसने कोई असंभव बात सुन ली हो।
रसायन निर्माण। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। मिस, ऐसा मजाक मत कीजिए। रसायनविद बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अग्नि और काष्ठ दोनों गुणों वाली युद्ध ऊर्जा चाहिए, साथ ही असाधारण आत्मिक शक्ति, अद्भुत नियंत्रण और लाखों में एक मिलने वाली प्रतिभा चाहिए। केवल साधना में तेज होना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे ही बात उसके अपने पेशे पर आई, गुनी का गर्व खुलकर सामने आने लगा। उसकी आवाज में वर्षों का अनुभव और रसायनविद होने का अभिमान साफ झलक रहा था। वह लगातार समझाता जा रहा था, जबकि याफेई केवल मुस्कुराकर लू हेंग की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि शब्दों से किसी का विश्वास नहीं बदलेगा। असली जवाब तो लू हेंग अपनी क्षमता से ही देगा। लू हेंग पूरी तरह शांत खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपनी शक्ति को शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित करना ही सबसे सही उत्तर था। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और हथेली खोल दी। अगले ही क्षण उसके शरीर के भीतर का युद्ध ऊर्जा चक्र तेजी से घूमने लगा। लाल रंग की युद्ध ऊर्जा उसकी नसों से बहती हुई हथेली तक पहुंची और अचानक एक चमकती हुई अग्नि की लौ बनकर प्रकट हो गई। पल भर में पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया और आसपास की हवा गर्म होकर हल्के हल्के कांपने लगी। गुनी की अधूरी बात उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखें उस अग्नि पर टिक गईं। वह अपनी सारी गरिमा भूलकर तेजी से आगे बढ़ा और ध्यान से उस लौ को देखने लगा। उसने गहरी सांस ली। उस अग्नि में केवल आग की तपिश ही नहीं थी, बल्कि काष्ठ तत्व की जीवन शक्ति भी स्पष्ट महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। वह बुदबुदाया, काष्ठ गुण। यह सचमुच जीवित काष्ठ गुण है। अगले ही पल उसने सिर उठाकर लू हेंग के चेहरे और उसकी युद्ध ऊर्जा को बार बार देखना शुरू कर दिया। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, यह तो योद्धा स्तर की युद्ध ऊर्जा है। उसकी आवाज अनायास ही ऊंची हो गई। वह कांपती उंगली से लू हेंग की ओर इशारा करते हुए याफेई की तरफ मुड़ा और बोला, मिस, यह बच्चा अभी 10 साल का भी नहीं लगता। राजधानी के बड़े बड़े कुलों में भी मैंने कभी नहीं सुना कि कोई 10 वर्ष की आयु से पहले योद्धा स्तर तक पहुंच गया हो। याफेई ने अपने रेशमी रुमाल से होंठ ढक लिए, लेकिन उसकी आंखों में छिपा गर्व साफ दिखाई दे रहा था। गुनी की यह हालत देखकर उसे भीतर ही भीतर हंसी आ रही थी, क्योंकि ठीक एक दिन पहले वह स्वयं भी बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया दे चुकी थी। वह धीरे धीरे लू हेंग के पास पहुंची और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए बोली, अगले महीने इसकी उम्र 10 वर्ष होगी। कल ही इसने योद्धा स्तर में प्रवेश किया है। इसके पास अग्नि और काष्ठ दोनों गुण हैं, इसलिए यह रसायन निर्माण की परीक्षा लेना चाहता है। अग्नि और काष्ठ की दोहरी विशेषता, कम उम्र में योद्धा स्तर और असाधारण प्रतिभा, ये तीनों बातें एक साथ सुनकर गुनी कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अब उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। कुछ देर पहले तक जिसे वह एक शरारती बच्चा समझ रहा था, अब वही उसकी आंखों में किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। उसे अचानक समझ आ गया कि याफेई ने 3 वर्ष पहले एक अनाथ बच्चे को अपने पास रखने के लिए परिवार का विरोध क्यों सहा था। उसने सोचा था कि यह केवल दया थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि याफेई ने वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया था। उसने हल्का सा गला साफ किया और अपनी गरिमा वापस पाने की कोशिश करते हुए बोला, सिर्फ साधना में प्रतिभाशाली होना ही काफी नहीं है। रसायन निर्माण के लिए आत्मिक शक्ति और अत्यंत सूक्ष्म नियंत्रण चाहिए। कई महान योद्धा भी एक साधारण जड़ी बूटी को ठीक से शुद्ध नहीं कर पाते। हालांकि उसके शब्द अब भी कठोर थे, लेकिन उसके कदम कुछ और ही बता रहे थे। वह मुड़ा और दीवार के पास बने एक गुप्त यंत्र को दबाया। तुरंत दीवार धीरे धीरे खिसक गई और उसके पीछे एक छिपा हुआ निजी कक्ष दिखाई देने लगा। गुनी ने शांत स्वर में कहा, चूंकि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार प्रयास करके देख लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि 9 वर्ष का यह योद्धा रसायन निर्माण में भी उतना ही असाधारण है या नहीं। उसके स्वर में हल्की ईर्ष्या जरूर थी, लेकिन उससे कहीं अधिक उत्सुकता और उम्मीद छिपी हुई थी। यदि उसके सामने सचमुच एक विलक्षण रसायनविद जन्म लेने वाला था, तो वह स्वयं भी उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता था। निजी कक्ष बहुत बड़ा नहीं था। चारों ओर ऊर्जा आकर्षित करने वाले विशेष पत्थर लगे हुए थे और बीच में एक मजबूत पत्थर का मंच रखा था। वातावरण पूरी तरह शांत था और केवल भट्ठी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लू हेंग बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से गहरे लाल रंग का दोमुहा औषधि पात्र निकाला और सावधानी से पत्थर के मंच पर रख दिया। गुनी एक ओर खड़ा होकर गंभीर निगाहों से हर गतिविधि देखने लगा। फिर उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें सचमुच रसायन निर्माण करना आता है?
क्या तुम जानते हो कि अग्नि को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तापमान को कैसे संतुलित रखा जाता है और औषधीय द्रव की शुद्धता को कैसे परखा जाता है? अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा केवल साधना तक सीमित है या तुम वास्तव में एक जन्मजात रसायनविद बनने की योग्यता भी रखते हो। रसायन निर्माण कक्ष में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा में औषधियों की महक घुली हुई थी और पत्थर की दीवारों से टकराकर भट्ठी की हल्की गूंज पूरे कमरे में फैल रही थी। गुनी और याफेई दोनों की निगाहें अब केवल लूहेंग पर टिकी थीं। यह किसी साधारण परीक्षा का क्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो भविष्य में इतिहास भी बन सकती थी। लूहेंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में वाणिज्य औषधि ग्रंथ की असंख्य स्मृतियां बिजली की गति से घूमने लगीं। रक्तवर्धक औषधि की संपूर्ण निर्माण विधि, प्रत्येक जड़ी बूटी का सही तापमान, अशुद्धियां निकालने का उपयुक्त समय और अंतिम मिश्रण का हर छोटा बड़ा चरण उसकी चेतना में स्पष्ट रूप से उभर आया। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल दी। उसी क्षण उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले तक वह एक साधारण और शांत बालक दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वर्षों के अनुभवी रसायनविद जैसी एकाग्रता, आत्मविश्वास और गंभीरता चमक रही थी। उसके शरीर से निकलने वाला आत्मविश्वास देखकर गुनी की आंखों में बची हुई उपेक्षा भी पूरी तरह समाप्त हो गई। वह समझ गया कि यह बच्चा केवल दिखावा नहीं कर रहा है। लूहेंग ने अपना दायां हाथ औषधि पात्र के अग्नि द्वार पर रखा। उसके शरीर के भीतर घूम रही लाल रंग की युद्ध ऊर्जा तुरंत बाहर निकली और भट्ठी के भीतर प्रज्वलित अग्नि में बदल गई। औषधि पात्र से गहरी गूंज उठी और उसका तापमान तेजी से बढ़ने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लूहेंग ने रक्तघास उठाई और सीधे पात्र के भीतर डाल दी। यह देखकर गुनी का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। सामान्य रसायनविद पहले पात्र को लंबे समय तक गर्म करते थे, फिर अत्यंत सावधानी से पहली जड़ी बूटी डालते थे, लेकिन लूहेंग ने शुरुआत से ही अलग तरीका अपनाया। इससे पहले कि गुनी कुछ कह पाता, लूहेंग ने अग्नि गुण वाली दूसरी जड़ी बूटी भी उठाई और तुरंत उसी पात्र में डाल दी। अब दोनों जड़ी बूटियां एक साथ पक रही थीं। गुनी के मुंह से लगभग चीख निकलने वाली थी। एक साथ दो जड़ी बूटियों का शोधन करना दूसरे या तीसरे स्तर के अनुभवी रसायनविदों के लिए भी कठिन माना जाता था। उसके मन में यही विचार आया कि यह लड़का पूरी तरह पागल हो गया है। लेकिन अगले ही क्षण उसके सामने ऐसा दृश्य आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पात्र के भीतर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। लूहेंग की आत्मिक शक्ति अदृश्य हाथों की तरह भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उसने अग्नि को अत्यंत सटीक ढंग से दो भागों में बांट दिया। एक भाग तीव्र अग्नि बनकर रक्त घास को शुद्ध कर रहा था और उससे हरे रंग की शुद्ध औषधि बनने लगी, जबकि दूसरी ओर कोमल अग्नि दूसरी जड़ी बूटी का रस धीरे धीरे बाहर निकाल रही थी। इतनी कम उम्र में ऐसी दोहरी नियंत्रण क्षमता देखकर गुनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में याफेई से पूछा, क्या यह सचमुच इसकी पहली बार की रसायन निर्माण प्रक्रिया है? इसकी तकनीक तो मुझसे भी अधिक स्थिर दिखाई दे रही है। याफेई भले ही रसायन निर्माण की बारीकियां नहीं समझती थी, लेकिन गुनी के चेहरे पर फैला हुआ अविश्वास सब कुछ बता रहा था। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, यह सचमुच पहली बार है। मेरा लूहेंग कभी झूठ नहीं बोलता। गुनी को लगा जैसे उसकी वर्षों पुरानी धारणाएं एक एक करके टूट रही हों। क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जन्म से ही इतना प्रतिभाशाली हो सकता है? तभी अचानक औषधि पात्र के भीतर से हल्की सी आवाज आई और अगले ही पल ढक्कन की दरार से काला धुआं निकलने लगा। जली हुई औषधियों की तीखी गंध पूरे कमरे में फैल गई। पहली कोशिश असफल हो चुकी थी। लूहेंग ने पात्र खोला और भीतर पड़े काले पड़े अवशेषों को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर केवल हल्का सा अफसोस था, लेकिन निराशा का नाम तक नहीं था। दूसरी ओर गुनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। वह आगे बढ़ा और गुरु की तरह समझाने लगा, आज कुछ अधिक तेज हो गई थी। प्रारंभिक शोधन बहुत अच्छा था, लेकिन अंतिम मिश्रण सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लूहेंग ने शांत स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया। समस्या आग की नहीं थी। रक्त घास की शुद्धता मेरी अपेक्षा से अधिक निकली। मिश्रण करते समय मैंने ऊर्जा का संतुलन ठीक से नियंत्रित नहीं किया। गलती तकनीक में नहीं, बल्कि इस शरीर की युद्ध ऊर्जा की मात्रा का सही अनुमान न लगा पाने में हुई। यह सुनकर गुनी पूरी तरह चुप हो गया। उसके होंठ खुले रह गए, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। उसे महसूस हुआ कि यह विश्लेषण तो वह स्वयं भी शायद इतनी स्पष्टता से नहीं कर पाता। लूहेंग ने बिना समय गवाए पात्र को साफ किया और दूसरी बार प्रयास शुरू कर दिया। इस बार उसकी हर गतिविधि पहले से अधिक स्थिर थी। अग्नि का नियंत्रण और भी सटीक हो चुका था।
उसके मन में अब पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि हर कदम पर गहरा आत्मविश्वास था। पहली असफलता ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बना दिया था। लू हेंग ने दूसरी बार पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ औषधि निर्माण शुरू किया। इस बार उसकी हर गतिविधि पहले से अधिक स्थिर थी और अग्नि पर उसका नियंत्रण भी कहीं अधिक सटीक हो चुका था। फिर भी दूसरी कोशिश सफल नहीं हुई। पात्र के भीतर से फिर काला धुआं निकला। उसने बिना किसी निराशा के पात्र साफ किया और तीसरी बार प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार भी परिणाम पहले जैसा ही रहा। लगातार 3 असफलताओं के बाद पूरा रसायन कक्ष जली हुई औषधियों की गंध से भर गया। पत्थर के फर्श पर कई जली हुई जड़ी बूटियों के अवशेष बिखरे पड़े थे। गुनी, जो शुरू में बार बार सलाह दे रहा था, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वह केवल ध्यान से लू हेंग की हर गतिविधि देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि हर असफलता के बाद लू हेंग की तकनीक पहले से बेहतर हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हर कोशिश के साथ सीख रहा हो और उसकी प्रगति आंखों के सामने हो रही हो। इस तरह की गति से सीखना उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। उसके मन में आश्चर्य के साथ साथ हल्का भय भी पैदा होने लगा। लू हेंग ने माथे से पसीना पोंछा। लगातार युद्ध ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का उपयोग करने से उसका चेहरा हल्का पीला पड़ चुका था। 9 वर्ष का शरीर अब थकने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसे महसूस हो चुका था कि सफलता अब दूर नहीं है। उसे वह सूक्ष्म संतुलन मिल चुका था जिसकी वह शुरुआत से तलाश कर रहा था। तभी गुनी चिंता भरे स्वर में बोला, बस करो। तुम्हारी युद्ध ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। यदि तुम इसी तरह जबरदस्ती रसायन निर्माण करते रहे तो तुम्हारी नींद तक प्रभावित हो सकती है। आज यहीं रुक जाओ, कल फिर प्रयास करना। लू हेंग ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि इस बार सफलता मिलेगी। उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ क्षणों के लिए गुनी भी चुप रह गया। लू हेंग ने एक बार फिर अग्नि प्रज्वलित की। इस बार उसकी हर गतिविधि पहले से भी अधिक सहज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रत्येक चरण की गणना पहले ही कर रखी हो। अग्नि धीरे धीरे सिमटने लगी और सारी ऊर्जा औषधि पात्र के केंद्र में एकत्र होने लगी। अगले ही पल लू हेंग ने हल्के से पात्र पर हाथ मारा। भीतर से एक साफ और मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसी क्षण हल्की लेकिन शुद्ध औषधीय सुगंध पूरे कमरे में फैल गई और कुछ ही पलों में जली हुई गंध पूरी तरह गायब हो गई। गुनी की आंखें चमक उठीं। वह स्वयं लू हेंग से भी अधिक उत्साहित होकर तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत पात्र का ढक्कन खोल दिया। भीतर एक गोल चमकदार रक्तवर्धक गोली शांतिपूर्वक रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और ध्यान से देखने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, रंग पूर्ण है, औषधीय शक्ति भीतर सुरक्षित है। यह तो उच्च श्रेणी के बेहद निकट की मध्यम श्रेणी की रक्तवर्धक गोली है। पहली बार रसायन निर्माण करने वाला व्यक्ति इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की औषधि कैसे बना सकता है? वह कई क्षणों तक उसी गोली को देखता रह गया। उसकी हथेलियां तक कांप रही थीं। उसे अपने सामने खड़े 9 वर्ष के बालक पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दूसरी ओर लू हेंग का शरीर हल्का सा डगमगाया। अत्यधिक मानसिक एकाग्रता और युद्ध ऊर्जा की भारी खपत के कारण उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी याफेई तुरंत आगे बढ़ी और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। लू हेंग अनजाने में उसके कंधे पर टिक गया। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उसी के साथ संतोष भरी मुस्कान भी थी। याफेई ने हल्की नाराजगी और चिंता से कहा, तुम्हें इतनी जिद करने की क्या जरूरत थी? उसकी आवाज में डांट कम और अपनापन अधिक था। उसने अपने रेशमी रुमाल से लू हेंग के माथे और गर्दन का पसीना बड़े प्यार से पोंछा। फिर अपनी भंडारण अंगूठी से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की औषधि निकाली और एक गोली उसके मुंह में रख दी। उधर गुनी अब भी रक्तवर्धक गोली को हाथ में लिए स्तब्ध खड़ा था। उसके वर्षों का अनुभव आज एक 9 वर्ष के बालक ने पूरी तरह बदल दिया था। अब उसके मन में न कोई संदेह था और न ही कोई उपेक्षा। उसके सामने खड़ा यह बालक भविष्य का महान रसायन सम्राट बनने की क्षमता रखता था और वह स्वयं उस अद्भुत शुरुआत का प्रत्यक्ष साक्षी बन चुका था। रसायन निर्माण कक्ष में सफलता की खुशी अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। गुनी कुछ देर तक हाथ में रक्तवर्धक गोली लिए खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर याफेई लू हेंग को सहारा दिए खड़ी थी। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी शांति छा गई कि केवल भट्ठी में बुझती आग की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। गुनी ने दोनों को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह इस समय वहां कुछ ज्यादा ही खड़ा है। उसने हल्का सा खनखारकर अपने हाथ में पकड़ी गोली को ऊपर उठाया और बोला, मिस, इस गोली का क्या करना है? याफेई ने सिर उठाया।
उसके चेहरे पर फिर वही तेज और समझदार मुस्कान लौट आई थी, लेकिन उसने लू हेंग का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उसने शांत स्वर में पूछा, अंकल गुनी, आज के बाजार में इस गोली की कीमत कितनी होगी? गुनी ने कुछ देर सोचकर उत्तर दिया, साधारण निम्न श्रेणी की रक्तवर्धक गोली की कीमत कुछ दर्जन से लेकर 100 स्वर्ण मुद्राओं तक होती है, लेकिन यह गोली सामान्य नहीं है। इसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची है और इसका औषधीय प्रभाव भी लगभग दोगुना है। यदि आज बेची जाए तो इसकी कीमत लगभग 200 स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती है। यह सुनकर लू हेंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। 200 स्वर्ण मुद्राएं सामान्य लोगों के लिए अपार धन था, लेकिन उसके मन में जो योजनाएं थीं, उनके सामने यह अभी भी बहुत कम था। बाजार में प्रथम श्रेणी की औषधियां सामान्य बात थीं, जबकि उसके पास वाणिज्यिक औषधि ग्रंथ के अनगिनत दुर्लभ सूत्र मौजूद थे। समस्या केवल इतनी थी कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी बहुत कम थी। चाहे याफेई और नीलामी गृह उसका संरक्षण कर रहे हों, फिर भी वह अपनी असली क्षमता दुनिया के सामने उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे याफेई के सहारे से सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, याफेई दीदी, यह गोली मैं नीलामी गृह को केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेचता हूँ। जड़ी बूटियों की कीमत उसी में से काट लीजिए। यह सुनते ही याफेई कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, पगले, क्या दीदी का दिया हुआ छोटा सा उपहार भी इतने हिसाब से लौटाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन जड़ी बूटियों के पैसों की चिंता करती हूँ? लू हेंग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब तक हमेशा आपने मेरी मदद की है। आज मैं रसायनविद बन गया हूँ, इसलिए मैं भी आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। यह मेरा धन्यवाद समझ लीजिए। उसके शब्द बिल्कुल सच्चे थे। उनमें न दिखावा था और न किसी प्रकार का स्वार्थ। पास खड़े गुनी ने यह सब सुनकर संतोष से सिर हिलाया। उसने अपने जीवन में अनगिनत परिवारों को धन और लालच के कारण टूटते देखा था, भाइयों को भाइयों का शत्रु बनते देखा था। ऐसे संसार में लू हेंग जैसा लड़का, जो हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहता था, वास्तव में दुर्लभ था। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस, यदि लू हेंग की यही इच्छा है तो इसकी भावना स्वीकार कर लीजिए। कुछ रिश्ते धन से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। याफे ने कुछ क्षण तक लू हेंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस गोली का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं माना जाएगा। जड़ी बूटियों की कीमत काटकर बाकी राशि तुम्हारे स्वर्ण कार्ड में जमा करवा दूंगी। इतना कहकर उसने अचानक मुस्कुराते हुए बात बदल दी। लेकिन अब जब तुम सचमुच रसायनविद बन चुके हो तो केवल रक्तवर्धक गोली बनाकर नहीं चलने वाला। यदि अभ्यास करना है तो और भी कई सूत्र सीखने होंगे। यह बात सुनते ही लू हेंग की आंखों में उत्साह की चमक लौट आई। यही तो वह चाहता था। उसके पास सिद्धांत का ज्ञान बहुत था, लेकिन वास्तविक अभ्यास अभी भी कम था। वाणिज्यिक औषधि ग्रंथ चाहे जितना भी अद्भुत क्यों न हो, अंततः सफलता हाथों की कुशलता, आत्मिक शक्ति और युद्ध ऊर्जा के नियंत्रण पर ही निर्भर करती थी। उसकी वर्तमान शक्ति अभी इतनी नहीं थी कि वह ग्रंथ में दर्ज उच्च स्तर की औषधियां तैयार कर सके। इसलिए पहले आधार मजबूत करना आवश्यक था। उसने सम्मानपूर्वक गुनी की ओर देखकर कहा, आगे भी मुझे आपकी बहुत सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, वरिष्ठ गुनी। यह सुनते ही गुनी ने आंखें तरेर लीं। उसके चेहरे पर फिर वही गुरु वाला भाव लौट आया। उसने कहा, अरे लड़के, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि जो एक साथ बहुत कुछ सीखना चाहता है वह अंत में कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाता? साधारण शिष्य तो केवल रक्तवर्धक गोली बनाना सीखने में ही आधा वर्ष लगा देते हैं, और तुम एक साथ इतने सारे सूत्र सीखना चाहते हो। वह मुंह से डांट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। उसे इस असाधारण बालक से लगाव होने लगा था। गुनी बड़बड़ाते हुए मुड़ा और रसायन कक्ष के एक कोने में रखी बड़ी लकड़ी की अलमारी के पास पहुंचा। उसने कुछ देर तक पुराने चर्मपत्रों को उलट पलट कर देखा, फिर उनमें से कई पीले पड़ चुके सूत्र निकालकर पत्थर की मेज पर रख दिए। उसने धूल झाड़ते हुए कहा, ये सभी सामान्य स्तर के सूत्र हैं, बाजार की औषधि दुकानों में भी मिल जाते हैं। इनकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लड़के के लिए अभ्यास करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इतना कहकर उसने गंभीर स्वर में आगे जोड़ा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रसायन निर्माण में सबसे बड़ा शत्रु अधीरता होती है। यदि केवल अधिक मात्रा में औषधियां बनाने के पीछे भागोगे और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दोगे तो अंत में तुम्हारे हाथ केवल बेकार औषधियां ही आएंगी। उस दिन मुझसे शिकायत मत करना। लू हेंग ने दोनों हाथों से वे चर्मपत्र आदरपूर्वक उठा लिए। उसने केवल एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि ये वास्तव में सामान्य स्तर के सूत्र थे, लेकिन उसके लिए यही सबसे उपयोगी थे। भविष्य में जब वह वाणिज्यिक औषधि ग्रंथ के विशेष सूत्रों का उपयोग करेगा, तब इन्हीं सामान्य सूत्रों की आड़ लेकर वह अपनी वास्तविक क्षमता को दुनिया से छिपा सकेगा।
उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ गुनी। गुनी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब बहुत बातें हो गईं। जल्दी जाकर आराम करो। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका है। यदि तुम मेरे रसायन कक्ष में बेहोश हो गए तो मिस याफेई मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। यह सुनकर याफेई हल्के से हंस पड़ी। उसने फिर से लू हेंग का हाथ अपने कंधे पर रखा और मुस्कुराकर बोली, चलो मेरे महान रसायनविद, अब दीदी तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आएगी। दोनों धीरे धीरे बाहर निकल गए। उनके पीछे भारी पत्थर का द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। गुनी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने पहले बंद हो चुके दरवाजे की ओर देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी रक्तवर्धक गोली को ध्यान से निहारा। उसके चेहरे पर अब भी वही आश्चर्य था। उसने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन 9 वर्ष की आयु में ऐसा अद्भुत रसायनविद उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यदि इस बालक को पर्याप्त समय और अवसर मिला तो भविष्य में उसका नाम पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। बाहर नीलामी गृह की हल्की चहल पहल सुनाई दे रही थी। लू हेंग और याफेई आंतरिक गलियारे से धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगे। दोपहर की धूप पत्थर के फर्श पर उनकी लंबी परछाइयां बना रही थी। चलते चलते लू हेंग बार बार अपने हाथ में पकड़े चर्मपत्रों को देखता और गहरी सोच में डूब जाता। उसके मन में युद्ध ऊर्जा साधना के नियम घूम रहे थे। इस संसार में एक अटल नियम था कि साधना के प्रारंभिक 3 चरणों में शरीर की नाड़ियां अत्यंत कमजोर होती हैं। यदि इस समय अत्यधिक शक्तिशाली औषधि का सेवन किया जाए तो हल्की स्थिति में नाड़ियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और गंभीर स्थिति में साधना की पूरी नींव नष्ट हो सकती है। इसी कारण बाजार में मिलने वाली पहली और दूसरी श्रेणी की अधिकांश औषधियां केवल उपचार, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति या विनाश के लिए बनाई जाती थीं। साधना बढ़ाने वाली औषधियों के दुष्प्रभाव इतने अधिक थे कि सामान्य लोग उनका उपयोग करने का साहस नहीं करते थे। यही सोचते सोचते लू हेंग के मन में वांजिए औषधि ग्रंथ के वे विशेष सूत्र फिर से उभर आए, जिनकी शक्ति कोमल थी और जिनका लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं था। यदि वह भविष्य में उन्हें सफलतापूर्वक बना पाया तो यह पूरे महाद्वीप की साधना व्यवस्था बदल सकता था। अचानक उसने सिर उठाकर याफेई की ओर देखा और पूछा, याफेई दीदी, मैं सोच रहा था, बाजार में ऐसी कोई औषधि क्यों नहीं है जो सीधे योद्धा की साधना बढ़ा सके। याफेई मुस्कुराई। उसने उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली से थपकी दी और बोली, भोले भाई, इसका कारण बहुत सरल है। शुरुआती चरण में योद्धा की नाड़ियां बहुत कमजोर होती हैं। शक्तिशाली औषधि की ऊर्जा बाढ़ की तरह होती है। क्या कोई बाढ़ को पतली डोरी में बांध सकता है? लू हेंग कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन यदि कोई ऐसी औषधि हो जिसकी शक्ति पानी की तरह कोमल हो, जो बिना नाड़ियों को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे ऊर्जा केंद्र में समा जाए, तब। यह सुनते ही याफेई के कदम अचानक रुक गए। उसने गंभीर निगाहों से लू हेंग की ओर देखा। कुछ क्षण तक वह कुछ बोली ही नहीं। फिर धीमे स्वर में पूछा, लू हेंग, तुम्हारे दिमाग में आखिर चलते क्या रहता है? तुम्हारे विचार हर बार इतने अलग क्यों होते हैं? लू हेंग तुरंत मुस्कुरा दिया और सहज स्वर में बोला, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था दीदी। याफेई ने उसकी आंखों में कुछ क्षण तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक लाल रंग के लकड़ी के मुख्य द्वार के सामने पहुंच गए। यही लू हेंग का छोटा सा आंगन था और याफेई का निवास ठीक पीछे की दीवार के उस पार स्थित था। उसने दरवाजा खोला। आंगन की पत्थर की मेज पर पिछली शाम की चाय का सामान अब भी वैसे ही रखा हुआ था। वातावरण पूरी तरह शांत था। याफेई ने मुस्कुराकर कहा, अब अंदर जाओ, अच्छी तरह आराम करो। आज तुमने जितनी मेहनत की है उतनी किसी बड़े रसायनविद के लिए भी आसान नहीं होती। बाकी बातें बाद में होंगी, अभी तुम्हें केवल अपनी ताकत वापस लानी है। याफेई ने दरवाजे पर खड़े खड़े तुम्हारी ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही स्नेह भरी मुस्कान थी। वह कमरे के अंदर नहीं आई, बल्कि वहीं रुककर धीरे से तुम्हारे बिखरे हुए कपड़ों का कॉलर ठीक करने लगी। उसकी उंगलियों की हर हरकत में अपनापन झलक रहा था। कुछ क्षण बाद उसने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या खाना चाहोगे? मैं लोगों से कहकर तुम्हारे लिए भिजवा देती हूँ। तुमने बिना एक पल सोचे तुरंत जवाब दिया, मांस वाले बन। और उनमें मांस ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारा सीधा सादा उत्तर सुनकर याफेई खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी वह पल भर में गायब हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जितने चाहो उतने मिलेंगे। इतना कहकर वह थोड़ा और पास आ गई। उसके शरीर से आती हल्की सुगंध फिर एक बार तुम्हें घेरने लगी। उसने कुछ क्षण तुम्हारी ओर देखा, जैसे मन ही मन कोई निर्णय ले रही हो। फिर धीरे से झुककर तुम्हारे गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। वह स्पर्श इतना हल्का था कि मानो पानी की सतह को छूती हवा हो।
अगले ही पल वह तुरंत पीछे हट गई और मुस्कुराकर बोली, छोटे भाई, अपने आप को इतना मत थकाया करो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे मुड़ गई। उसकी लाल रंग की पोशाक धूप में सुंदर लहराती हुई आगे बढ़ने लगी। उसके कदम पहले से कहीं अधिक हल्के और प्रसन्न थे। तुम कुछ क्षण तक वहीं खड़े अपने गाल को छूते रहे, मानो अभी भी उस स्पर्श की गर्माहट बाकी हो। कई पल तक तुम कुछ समझ ही नहीं पाए। फिर हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बुदबुदाए, लगता है यह आराम की जिंदगी दिन ब दिन और भी मजेदार होती जा रही है। जब तक याफेई की आकृति गलियारे के मोड़ से ओझल नहीं हो गई, तुम वहीं खड़े उसे देखते रहे। लेकिन उसके जाते ही तुम्हारे चेहरे की झिझक और मासूमियत पल भर में गायब हो गई। तुमने तुरंत आंगन का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और तेज कदमों से अपने कमरे के भीतर चले गए। उधर नीलामी गृह के पीछे बने लंबे गलियारे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सामने के भव्य हॉल की तुलना में यहाँ वातावरण कहीं अधिक शांत था। हवा में हल्की सुगंधित धूप की महक तैर रही थी। याफेई आगे आगे चल रही थी। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल संगमरमर के फर्श पर साफ और मधुर ध्वनि कर रही थी। सामान्य दिनों में उसके कदम तेज और दृढ़ होते थे, लेकिन आज उनमें एक अलग ही हल्कापन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन का बोझ अचानक गायब हो गया हो। तभी कुछ दासियां हाथों में हिसाब किताब की पुस्तिकाएं लिए सामने से गुजरी। उन्होंने याफेई को देखते ही तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। याफेई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। उसकी आवाज में आज वह कठोर व्यावसायिक ठंडापन नहीं था, बल्कि अनजानी मिठास खुली हुई थी। दासियां उसके जाते ही एक दूसरे की ओर देखने लगीं। कुछ युवा कर्मचारी भी चुपके से उसकी ओर देखने से स्वयं को रोक नहीं पाए। लेकिन जैसे ही याफेई की नजर उनकी ओर गई, वे तुरंत सिर झुकाकर अपने काम में लग गए। उनके कान तक हल्के लाल हो गए थे। आज की याफेई सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली औपचारिक मुस्कान की जगह आज दिल से निकली खुशी साफ झलक रही थी। गलियारे के मोड़ पर लगे बड़े दर्पण के सामने पहुंचकर याफेई अनायास रुक गई। उसने अपने माथे पर बिखरी कुछ लटों को धीरे से ठीक किया और दर्पण में खुद को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके मन में लू हेंग का चेहरा बार बार उभर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह छोटा शरारती सचमुच मेरा दिल जीतता जा रहा है। इतने वर्षों तक उसे अपने ही परिवार के लोगों ने दूर प्रांत के इस नीलामी गृह में भेज रखा था। ऊपर से देखने पर उसका पद बहुत सम्मानजनक था, लेकिन वास्तव में परिवार के भीतर न जाने कितने लोग उसकी असफलता का इंतजार कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह हार मानकर राजधानी लौट आए और परिवार की इच्छा के अनुसार राजनीतिक विवाह स्वीकार कर ले। लेकिन याफेई ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने भाग्य पर दाव लगाया। 3 वर्ष पहले बर्फीली रात में सड़क किनारे मिले उस अनाथ बालक को अपने साथ लाने का निर्णय भी उसी दाव का हिस्सा था। उस समय परिवार के अनेक लोगों ने उसका विरोध किया था। यहाँ तक कि गुनी ने भी अकेले में कई बार उसे समझाया था कि किसी अनजान बच्चे पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। 9 वर्ष का योद्धा और उसी आयु में प्रथम श्रेणी का रसायनविद। यह कोई साधारण प्रतिभा नहीं, बल्कि किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यही सोचते हुए याफेई के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसके मन का सारा तनाव जैसे हवा में विलीन हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद वह धीरे धीरे गुनगुनाती हुई गुनी के अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। याफेई ने धीरे से अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला। भीतर गुनी एक लंबी मेज के सामने बैठे थे। मेज पर तरह तरह की जड़ी बूटियां, चर्मपत्र और रसायन निर्माण के उपकरण बिखरे हुए थे। उनके हाथ में एक आवर्धक कांच था और वे अभी भी उसी रक्तवर्धक गोली को बड़ी सावधानी से बार बार देख रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया और पूछा, वह लड़का वापस आराम करने चला गया? याफेई मेज के पास पहुंची, एक प्याले में चाय डाली और एक ही सांस में पी गई। फिर बोली, हाँ, उसे उसके कमरे तक छोड़ आई हूं। अभी अभी योद्धा बना है और फिर तुरंत इतना कठिन रसायन निर्माण करने लगा। उसका छोटा सा शरीर आखिर कितना सह सकता है? गुनी ने लंबी सांस छोड़ी और दाढ़ी सहलाते हुए कहा, कैसे हैरान न हो, मैं वर्षों से रसायन निर्माण कर रहा हूं। कई लोग आधी उम्र लगा देते हैं और फिर भी केवल अधूरी या बेकार औषधियां ही बना पाते हैं। लेकिन वह लड़का 10 वर्ष का भी नहीं हुआ और पहली बार रसायन बनाते हुए केवल 3 बार असफल हुआ। उसके बाद सीधे इतनी उच्च गुणवत्ता की औषधि बना दी। यह तो मेरी समझ से भी परे है। सबसे अधिक आश्चर्य तो उसकी आत्मिक शक्ति पर है। इतनी कम उम्र में कोई साधारण योद्धा इतना मानसिक भार बिल्कुल नहीं सह सकता। इतना कहते कहते गुनी अचानक थोड़ा झुक गए।
उन्होंने आवाज धीमी करते हुए पूछा, मिस, सच सच बताइए, क्या उस लड़के के पीछे कोई महान गुरु है? जड़ी बूटियों को शुद्ध करने का उसका तरीका केवल किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। याफे ने धीरे से चाय का प्याला मेज पर रखा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह वही शांत लेकिन तेज बुद्धि वाली अभिव्यक्ति लौट आई। वह मेज के सहारे टिककर खिड़की से बाहर व्यस्त सड़क की ओर देखने लगी। कुछ क्षण बाद उसने शांत स्वर में कहा, अंकल गुनी, इस दुनिया में हर व्यक्ति के कुछ न कुछ रहस्य होते हैं। लू हेंग को मैं स्वयं 3 वर्ष पहले अपने साथ लाई थी। इन 3 वर्षों में उसने मेरे अलावा किसी और के संपर्क में समय ही नहीं बिताया। यदि सचमुच कोई ऐसा महान गुरु है जो मितेर परिवार की निगरानी से भी बच गया और मुझसे भी छिपा रहा, तो वह व्यक्ति असाधारण ही होगा। गुनी ने हाथ में पकड़ी रक्तवर्धक गोली की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, तो क्या सचमुच कुछ लोग जन्म से ही इतने असाधारण होते हैं? याफेई ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह जन्मजात प्रतिभाशाली है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए इतना जानना ही काफी है कि वह लू हेंग है। यह कहते समय उसकी आंखों में पहले जैसी चिंता नहीं थी। पहले की याफेई जितनी चतुर और सक्षम थी, उतनी ही भीतर से असुरक्षित भी रहती थी। लेकिन अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था कि भविष्य में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अब वह अकेली नहीं है। उसी समय नीलामी गृह के पीछे बने छोटे से आंगन में स्थित अपने कमरे के भीतर लू हेंग बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ चुका था। खिड़की से छनकर आती धूप लकड़ी के फर्श पर फैल रही थी। हवा में तैरते धूल के महीन कण सुनहरी रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। बाहर की सारी चहल पहल कमरे के बंद दरवाजे के बाहर ही रह गई थी। भीतर केवल उसकी धीमी सांसों और धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर पहले याफेई के सामने वह पूरी तरह सामान्य बना हुआ था, लेकिन वास्तव में उसके शरीर के भीतर गहरी थकान फैल चुकी थी। उसने आंखें बंद कीं और अपनी युद्ध ऊर्जा का निरीक्षण किया। उसके ऊर्जा केंद्र में घूमता हुआ चक्र पहले की तुलना में बहुत धीमा हो चुका था। तरल युद्ध ऊर्जा भी काफी कम बची थी। सौभाग्य से उसकी विशेष शारीरिक बनावट और असाधारण पुनर्प्राप्ति क्षमता सामान्य लोगों से कहीं बेहतर थी। फिर भी लगातार रसायन निर्माण में युद्ध ऊर्जा और आत्मिक शक्ति का जो भारी उपयोग हुआ था, उसने उसके शरीर को लगभग सीमा तक पहुंचा दिया था। उसने मन ही मन गणना की, यदि इसी गति से काम करता रहा तो वर्तमान शक्ति के साथ वह दिन भर में अधिकतम 3 बार ही सफलतापूर्वक रसायन निर्माण कर सकेगा। वह यह भी जानता था कि भाग्य की पुस्तक केवल मार्ग दिखाती है, मंजिल तक पहुंचना स्वयं के प्रयास पर निर्भर करता है। यदि शक्ति बढ़ानी है तो संसाधन चाहिए और संसाधन प्राप्त करने के लिए धन आवश्यक है। उसने गहरी सांस ली। उसके मन में याफेई का चेहरा उभर आया। वह जानता था कि याफेई नीलामी गृह की प्रभारी अवश्य है, लेकिन उसके पास निजी धन सीमित है। पहले भी उसके लिए दुर्लभ औषधियां जुटाने में वह अपनी बहुत सी बचत खर्च कर चुकी थी। वह हमेशा उसके सहारे नहीं रह सकता था। उसने दृढ़ निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं धन कमाऊं। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। मुझे इतना सक्षम बनना होगा कि एक दिन याफेई को किसी भी बात की चिंता न करनी पड़े। यह सोचकर उसने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। उसके मन में वांछित औषधि ग्रंथ के असंख्य सूत्र धीरे धीरे खुलने लगे। अब उसका अगला लक्ष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था और वह जानता था कि इस राह पर आगे बढ़ने के लिए उसे पहले से भी अधिक मेहनत करनी होगी। कमरे में गहरी शांति फैली हुई थी। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन लू हेंग के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वांछित औषधि ग्रंथ के भीतर प्रवेश कराया। अनगिनत औषधि सूत्र उसकी आंखों के सामने एक एक करके उभरते गए। उसकी चेतना तेजी से उन सभी सूत्रों के बीच घूमती रही और अंततः एक विशेष औषधि पर जाकर ठहर गई। उसका नाम था शक्तिवर्धक गोली। यह एक अत्यंत अनोखी औषधि थी। इसे खाने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय तक अपने शरीर की शक्ति में कई गुना वृद्धि महसूस करता था। उसकी ताकत साधारण मनुष्य से बढ़कर जंगली दैत्य पशु जैसी हो जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार इसका उपयोग करने पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता था। ऐसे लोग जो हर दिन जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ते थे, विशेषकर भाड़े के योद्धा, उनके लिए यह किसी जीवन रक्षक खजाने से कम नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी मुख्य सामग्री कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं, बल्कि साधारण लौहकाष्ठ मूल थी। निर्माण लागत बहुत कम थी और यदि उसकी विशेष लकड़ी तत्व वाली युद्ध ऊर्जा से इसका शोधन किया जाए तो इसकी गुणवत्ता और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ सकते थे। कम लागत, तेज निर्माण और विशाल बाजार। लू हेंग ने उसी क्षण समझ लिया कि धन कमाने का पहला अवसर उसके सामने आ चुका है। उसकी आंखों से सारी थकान पल भर में गायब हो गई।
अब उनमें केवल एक व्यापारी जैसी तेज और गहरी चमक दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत गुनी द्वारा दिए गए सामान्य औषधि सूत्र और सामग्री की जांच की। सौभाग्य से उनमें लौकाष्ठ मूल पहले से मौजूद था। वह उठा, मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला और एक ही सांस में पी गया। ठंडे पानी ने उसके थके हुए मस्तिष्क को फिर से पूरी तरह जागृत कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरा चुकी थी। उसने दरवाजे की कुंडी दोबारा जांची, खिड़कियों के पर्दे बंद किए और मन ही मन निश्चय किया, आज रात सोने का समय नहीं है। यदि युद्ध ऊर्जा कम है तो साधना करके उसे वापस प्राप्त करूंगा। उसने पालथी मारकर बैठते ही वुलिन हुंदुन निर्णय के योद्धा अध्याय की साधना विधि मन में दोहराई। उसके मन में लकड़ी और अग्नि तत्व के परस्पर चक्र का मार्ग स्पष्ट रूप से उभर आया। यदि पहले का चरण केवल ऊर्जा को शरीर में लाने तक सीमित था, तो यह चरण वास्तव में शक्ति को नियंत्रित करने की शुरुआत था। 5 तत्वों के सिद्धांत के अनुसार लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। उसने आंखें बंद की और अपनी चेतना ऊर्जा केंद्र में डुबो दी। धीरे धीरे उसके भीतर 2 अलग अलग ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने लगीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके शरीर के चारों ओर हल्की लाल आभा फैलने लगी और कमरे का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया। कुछ समय बाद जब उसने अपनी नई औषधि तैयार की और गुनी को दिखाई तो गुनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, लुहेंग, यह कैसी औषधि है? यह साधारण शक्ति बढ़ाने वाली गोली जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। लुहेंग पहले से ही उत्तर सोच चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ गुनी, मैंने सामान्य शक्ति वर्धक गोली का सूत्र देखा था। मुझे लगा उसका प्रभाव साधारण है और समय भी बहुत कम रहता है। मैंने सोचा कि यदि दैत्य पशुओं की शक्ति इतनी अधिक होती है तो उनकी शक्ति का थोड़ा सा गुण औषधि में क्यों न जोड़ा जाए। इसलिए मैंने मूल सूत्र में दैत्य पशु के सार का उपयोग किया और मुख्य सामग्री को लौहकाष्ठ मूल से बदल दिया। उसने सामने रखी गहरे लाल रंग की गोली की ओर संकेत करते हुए कहा, लौहकाष्ठ मूल लोहे की तरह कठोर होता है। यह शरीर की रक्षा शक्ति बढ़ाता है और दैत्य पशु की शक्ति को सुरक्षित रूप से सहन करने में सहायता करता है। उसने यह सब इतनी सहजता से कहा मानो यह कोई साधारण परिवर्तन हो। लेकिन उसके शब्द सुनते ही गुनी के भीतर जैसे बिजली गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा? तुमने लौहकाष्ठ मूल का शोधन किया? उस जड़ी बूटी को तो मैं भी बड़ी कठिनाई से शुद्ध कर पाता हूं। उसका ताप सहना ही आसान नहीं होता। और तुमने न केवल उसे शुद्ध किया बल्कि पूरी औषधि का मुख्य सूत्र भी बदल दिया। उसकी आंखें लुहेंग पर टिक गईं। सामने खड़ा 9 वर्ष का बालक उसे किसी साधारण प्रतिभा की तरह नहीं बल्कि किसी चमत्कार की तरह दिखाई देने लगा। वर्षों से चले आ रहे किसी भी औषधि सूत्र में हल्का सा परिवर्तन भी कई बार पूरी औषधि को नष्ट कर देता था या उसे विष में बदल देता था। लेकिन यह बालक सीधे मुख्य सामग्री बदलकर भी औषधीय संतुलन बनाए हुए था। गुनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो हो रहा है वह वास्तविक है। याफेई, जो अब तक केवल दोनों की बातचीत सुन रही थी, गुनी के चेहरे पर उभरे गहरे आश्चर्य को देखकर स्वयं भी गंभीर हो गई। उसने धीरे से कहा, लुहेंग, इस तरह किसी औषधि के मूल सूत्र में परिवर्तन करना बहुत खतरनाक होता है। बड़े बड़े उच्च श्रेणी के रसायनविद भी ऐसा करने से पहले कई बार सोचते हैं। यदि जरा सी भी गलती हो जाए और भट्ठी फट जाए तो तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुम केवल जल्दी शक्तिशाली बनने की चाह में अपनी जान जोखिम में डालो। तुम अभी केवल 9 वर्ष के हो। हमारे पास बहुत समय है, इसलिए इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके स्वर में डांट कम और चिंता अधिक थी। लुहेंग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली और शांत स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए याफेई दीदी। मुझे अपनी सीमा का पूरा पता है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मजबूत बन सकूं, ताकि एक दिन मैं भी आपका सहारा बन सकूं। यह सुनते ही याफेई का हृदय हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों में कुछ क्षणों के लिए अनकही भावनाएं उभर आईं। अंत में उसने केवल एक बेबस लेकिन मीठी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, तुम सचमुच बहुत शरारती हो छोटे भाई। गुनी ने हल्का सा गला साफ किया और बातचीत को फिर मुख्य विषय पर ले आया। उसने कहा, मिस लुहेंग की प्रतिभा पर अब मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसी भी औषधि की वास्तविक कीमत उसके परिणाम से तय होती है। जब तक इसका प्रभाव स्वयं न देख लिया जाए तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। उसने हाथ में पकड़ी नई शक्ति वर्धक गोली को देखते हुए आगे कहा, यदि यह सचमुच वैसी ही निकली जैसी लुहेंग कह रहा है तो यह बाजार की सामान्य शक्ति वर्धक गोलियों की जगह आसानी से ले सकती है। याफेई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। तो फिर इसका परीक्षण किया जाए।
कुछ ही देर बाद नीलामी गृह के पीछे बने प्रशिक्षण मैदान को खाली करा दिया गया। चारों ओर मजबूत पत्थरों से बना विशाल अखाड़ा था। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के हथियार और कवच टंगे हुए थे। याफेई ऊपर बने दर्शक मंच पर खड़ी थी। गुनी गंभीर चेहरे के साथ उसके पास खड़ा था। दूसरी ओर लूहेंग एक कुर्सी पर बैठा था और अभी अभी मंगाए गए गर्म मांस वाले बन बड़े स्वाद से खा रहा था। पिछले कई दिनों से लगातार रसायन निर्माण में लगे रहने के कारण उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। मैदान के बीचों बीच दो व्यक्ति खड़े थे। एक था विशाल शरीर वाला झाओहू, जो नीलामी गृह का 8 सितारा योद्धा रक्षक था। दूसरा था दुबला लेकिन बेहद फुर्तीला सुनली, जो रक्षक दल का 7 सितारा युद्धाचार्य और छोटे दस्ते का नेता था। दोनों के बीच शक्ति का स्पष्ट अंतर था। युद्धाचार्य और योद्धा के बीच की दूरी सामान्य लोगों के लिए पार करना आसान नहीं था। गुनी ने बिना देर किए गहरे लाल रंग की शक्तिवर्धक गोली झाओहू की ओर उछाल दी और कहा, इसे खाओ। झाओहू ने गोली पकड़कर कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा। उसका रंग सामान्य औषधियों से अलग था। उसने एक गहरी सांस ली, दांत भींचे और पूरी गोली निगल ली। केवल कुछ ही सांसों के भीतर उसके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन शुरू हो गया। उसके गले से किसी जंगली दैत्य पशु जैसी भारी गर्जना निकली। उसकी खुली हुई भुजाओं की त्वचा पर लोहे जैसी गहरी धूसर चमक फैल गई। पहले से ही मजबूत मांसपेशियां और अधिक उभर आईं। उसके पूरे शरीर से अत्यंत हिंसक और भारी आभा निकलने लगी। सामने खड़े सुनली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे अचानक ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसा किसी शक्तिशाली दैत्य पशु के सामने खड़े होने पर होता है। उसके सामने खड़ा झाओहू अब किसी साधारण 8 सितारा योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी उपस्थिति सीधे उच्च स्तर के दैत्य पशु जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले ही पल झाओहू ने लाल आंखों से सुनली को घूरा और बिना किसी झिझक के अपनी लोहे जैसी कठोर भुजा उठाकर सीधे उसकी तलवार की ओर प्रहार कर दिया। तेज टक्कर की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। तलवार और भुजा के टकराते ही चिंगारियां उड़ने लगीं। सुनली की कलाई जोर से कांप उठी और उसकी तलवार मानो लोहे की दीवार से टकरा गई हो। उसने अविश्वास से देखा कि झाओहू की भुजा पर केवल हल्का सा सफेद निशान बना था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी युद्ध ऊर्जा से सशक्त तलवार भी एक साधारण योद्धा की रक्षा नहीं तोड़ सकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, झाओहू ने एक और प्रचंड गर्जना की। उसकी दूसरी मुट्ठी हवा को चीरती हुई अत्यंत भीषण वेग से सीधे उसकी ओर बढ़ी और पूरा प्रशिक्षण मैदान उस भयंकर प्रहार की शक्ति से जैसे कांप उठा। प्रशिक्षण मैदान में अगले ही क्षण झाओहू की लोहे जैसी कठोर मुट्ठी पूरी शक्ति के साथ सुनली के सीने की ओर बिजली की गति से बढ़ी। उस प्रहार में कोई युद्ध कौशल नहीं था, कोई चमकदार तकनीक नहीं थी, केवल शुद्ध और विस्फोटक शारीरिक बल था। सुनली ने घबराकर तुरंत दोनों हाथ सीने के सामने क्रॉस कर लिए और अपने शरीर की पूरी युद्ध ऊर्जा रक्षा में लगा दी। अगले ही पल भयंकर टक्कर की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। सुनली का पूरा शरीर पीछे की ओर फिसलता चला गया। वह लगातार कई मीटर तक पत्थर के फर्श पर घिसटता रहा और बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाल पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, दोनों हाथ सुन्न हो गए थे और उसके शरीर के भीतर रक्त और ऊर्जा बुरी तरह उथल पुथल कर रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए अविश्वास से कहा, यह ताकत, यह तो किसी उच्च श्रेणी के दैत्य पशु जैसी है। दर्शक मंच पर खड़े गुनी का चश्मा लगभग हाथ से गिर गया। वह स्तब्ध होकर बुदबुदाया, सीमा लांघकर युद्ध करना, वह भी केवल शारीरिक शक्ति के बल पर। लौकाष्ठ मूल की रक्षा शक्ति और दैत्य पशु की शक्ति का यह मेल इतना भयानक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर लूहेंग ने आराम से अपना आखिरी मांस वाला बन समाप्त किया और हाथ झाड़ते हुए शांत स्वर में बोला, लौकाष्ठ मूल त्वचा को लोहे जैसा कठोर बना देता है। अभी झाओहू को दर्द का एहसास लगभग नहीं होगा। जब तक कोई उसकी रक्षा नहीं तोड़ देता, 7 सितारा योद्धा के लिए केवल सामान्य युद्ध कौशल से उसे हराना लगभग असंभव है। इसके बाद मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो गया। सुनली के हर प्रहार का झाओहू पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जबकि झाओहू की प्रत्येक मुट्ठी हजारों किलो के हथौड़े जैसी भारी थी। सुनली केवल अपनी गति के सहारे इधर उधर बचता फिर रहा था। वह सामने से टक्कर लेने का साहस ही नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे एक धूप बत्ती जलने जितना समय बीत गया, तभी झाओहू के शरीर पर फैली हुई लोहे जैसी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी फूली हुई मांसपेशियां भी सामान्य आकार में लौट आईं। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर पूरी तरह थक गया और वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मानो अभी अभी किसी नदी से बाहर निकला हो। याफेई तुरंत दर्शक मंच से नीचे उतरी। गुनी भी तेजी से उसके पास पहुंचा और झाओहू की नाड़ी तथा शरीर की स्थिति जांचने लगा।
याफे ने चिंता भरे स्वर में पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? झाओ हू ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और उत्साहित होकर हंस पड़ा। कमाल, सचमुच कमाल। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही एक विशाल दैत्य बैल को भी मार सकता हूँ। अब बस बहुत तेज भूख लग रही है। शरीर की सारी ताकत जैसे निकल गई है और बहुत नींद आ रही है। गुनी ने उसकी जांच पूरी करके राहत की सांस ली। शरीर की नसों या अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल युद्ध ऊर्जा और शारीरिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई है। 2 दिन आराम और अच्छा भोजन मिल जाए तो सब सामान्य हो जाएगा। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और लू हेंग की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अब केवल आश्चर्य नहीं बल्कि गहरा सम्मान भी था। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस औषधि का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यदि यह बाजार में पहुंची तो भाड़े के सैनिकों के दल इसे खरीदने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। सच कहूं तो यह औषधि सामान्य नहीं बल्कि असाधारण है। यदि किसी पूरे भाड़े के दल के पास यह शक्तिवर्धक गोली हो तो उनकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद सभी लोग दूसरी मंजिल के कार्यालय में लौट आए। कमरे का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जहां गुनी लू हेंग को केवल एक प्रतिभाशाली बालक समझता था, वहीं अब उसकी नजरों में वह किसी दुर्लभ खजाने से कम नहीं था। वह उत्साह से कमरे में चहलकदमी करते हुए बोला, लू हेंग, इस औषधि का बड़े पैमाने पर निर्माण करना ही होगा। अभी बाजार में मिलने वाली सामान्य शक्तिवर्धक गोलियां लगभग 150 स्वर्ण मुद्राओं में बिकती हैं। उनका प्रभाव भी कम होता है और दुष्प्रभाव भी रहते हैं। लेकिन हमारी यह शक्तिवर्धक गोली सस्ती पड़ेगी, असर कहीं अधिक होगा। चाहे इसे 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा जाए, लोग फिर भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। इसकी मुख्य सामग्री महंगी नहीं है। कठिनाई केवल शोधन और मिश्रण की प्रक्रिया में है, इसलिए इसकी वास्तविक कीमत इसकी गुणवत्ता तय करेगी। लू हेंग मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, गुनी महोदय, बड़े पैमाने पर निर्माण तो होगा, लेकिन अभी मेरी शक्ति सीमित है। मैं केवल प्रथम सितारा योद्धा हूँ। एक दिन में अधिकतम 3 गोलियां ही बना सकता हूँ। इतनी मात्रा से बाजार की मांग पूरी नहीं होगी। गुनी पहले तो जोश में था, लेकिन यह सुनते ही शांत हो गया। उसे भी समझ आ गया कि चाहे औषधि कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, यदि उसे बनाने वाला रसायनविद पर्याप्त मात्रा में निर्माण न कर सके तो उसका कोई लाभ नहीं। तभी लू हेंग ने धीरे से अपने वस्त्रों के भीतर से पहले से तैयार किया हुआ एक चर्मपत्र निकाला और मेज पर रख दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस औषधि का सूत्र मैं बाहर दूंगा। उसके शब्द सुनते ही याफेई का चेहरा बदल गया। वह तुरंत अपनी सीट से उठ बैठी और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। याफेई ने आश्चर्य से लू हेंग की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, छोटे भाई, क्या तुम्हें पता है कि किसी विशेष औषधि का सूत्र कितना मूल्यवान होता है? यही तो किसी रसायनविद की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लोग अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपना गुप्त सूत्र किसी को नहीं देते। यह तो सोने की खान से भी बढ़कर है, और तुम इसे इतनी आसानी से सौंपने की बात कर रहे हो। लू हेंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने धीरे से कहा, याफेई दीदी, यदि यह सूत्र केवल मेरे पास रहेगा तो यह सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रहेगा। लेकिन यदि इसे नीलामी गृह के साथ मिलकर बनाया जाए तो यही कागज अनगिनत स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाएगा। और जहां तक भरोसे की बात है, मैं किसी और पर नहीं, केवल आप और गुनी महोदय पर विश्वास करता हूँ। उसके सरल लेकिन सच्चे शब्द सुनकर याफेई की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे लगा जैसे 3 वर्षों की सारी मेहनत और अपनापन आज पूरी तरह सफल हो गया हो। कुछ क्षण बाद लू हेंग ने आगे कहा, यदि हम साथ काम करेंगे तो लाभ का बंटवारा भी स्पष्ट होना चाहिए। औषधि का सूत्र मेरी ओर से होगा। निर्माण के लिए सामग्री, कर्मचारी और बाकी व्यवस्था नीलामी गृह संभालेगा। कुल लाभ का 50% नीलामी गृह रखे, क्योंकि बाजार, साधन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी की होगी। बचे हुए 50% में से 30% याफेई दीदी लें और केवल 20% मुझे मिल जाएं। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। उसने यह निर्णय पहले से सोच समझ कर लिया था। पिछले 3 वर्षों में उसके भोजन, कपड़े, रहने की व्यवस्था और साधना के लगभग सभी खर्च याफेई ने उठाए थे। अब उसे लगा कि यह उसका कर्तव्य है कि वह उस उपकार का कुछ भाग लौटा सके। लेकिन याफेई ने बिना एक पल गवाए तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वह अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, छोटे भाई, तुम सचमुच बहुत भोले हो। सबसे मूल्यवान चीज तुम्हारा औषधि सूत्र है, फिर भी तुम केवल 20% लोगे। क्या मैं तुम्हारी मेहनत पर कमाई करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं 1% भी नहीं लूंगी।
जो भी लाभ होगा वह सब तुम्हारा होगा। लू हेंग भी अपनी जगह अड़ गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यदि आप कुछ भी नहीं लेंगी तो मैं यह सूत्र अभी यहीं फाड़ दूंगा। फिर कोई भी इसका उपयोग नहीं करेगा। याफेई ने हल्की झुंझलाहट में उसकी पेशानी पर उंगली से हल्का सा ठोंका और बोली, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लू हेंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी ही दृढ़ रही। क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल शक्तिशाली बनना नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं आपका सहारा बन। यदि आप मेरी कमाई स्वीकार ही नहीं करेंगी तो मेरी सारी मेहनत का क्या अर्थ रह जाएगा? कमरे के एक कोने में खड़े गुनी दोनों की बहस देख रहे थे। उनके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, दुनिया में लोग व्यापार करते समय ज्यादा हिस्सा पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन तुम दोनों तो उल्टा एक दूसरे को ज्यादा हिस्सा देने के लिए झगड़ रहे हो। यदि यह बात बाहर फैल गई तो पूरे शहर के बड़े व्यापारी हैरान रह जाएंगे। याफे ने कुछ देर तक लू हेंग की आंखों में देखा। वहां उसे केवल सच्चाई और अपनापन दिखाई दिया। अंततः उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हम दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं। नीलामी गृह 40% रखेगा, क्योंकि नियम भी यही कहते हैं। बाकी 60% में से 50% तुम्हारे होंगे और केवल 10% मैं प्रबंधन शुल्क के रूप में लूंगी। इससे ज्यादा मैं नहीं मानूंगी। लू हेंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन याफेई ने तुरंत अपने बड़े होने का अधिकार दिखाते हुए कहा, बस अब और बहस नहीं। यदि तुमने फिर कुछ कहा तो वह 10% भी मैं नहीं लूंगी। यह सुनकर लू हेंग ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन झुका दी। ठीक है, जैसा याफेई दीदी चाहें। वैसे भी मेरी कमाई आखिर एक दिन आपके ही काम आएगी। याफेई ने मुस्कुराते हुए उसे हल्का सा घूरा और बोली, शरारती लड़के, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि वह भीतर से कितनी प्रसन्न थी। गुनी ने तुरंत मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तो फिर यही तय रहा। मैं अभी लोगों को लौकाष्ठ मूल और बाकी आवश्यक जड़ी बूटियां खरीदने का आदेश देता हूं। तभी लू हेंग ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक बात और। जब यह शक्तिवर्धक गोली बाजार में आएगी तो निश्चित रूप से बड़ी हलचल मच जाएगी। इसलिए हमें सही समय चुनना होगा और पहले से इसका प्रभावी प्रचार भी करना होगा। याफेई ने तुरंत अपने पुराने व्यापारी रूप में लौटते हुए मेज पर उंगलियां हल्के हल्के थपथपाईं। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। उसने शांत स्वर में कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस औषधि का पदार्पण ऐसा होगा कि पूरा शहर इसकी चर्चा करेगा। 3 दिन बाद होने वाली मिटल नीलामी सभा को लेकर याफेई के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, 3 दिन बाद मिटल नीलामी गृह की मासिक नीलामी होगी। उस दिन मैं पूरे वुतान शहर को बता दूंगी कि उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों का बाजार अब बदलने वाला है। उसकी बात सुनकर तुमने संतोष से सिर हिलाया। इस समय सामने वही तेजतर्रार और आत्मविश्वासी मिटल परिवार की रानी जैसी याफेई खड़ी थी। यह देखकर गुनी भी समझ गया कि यहाँ अब उसके रुकने की जरूरत नहीं है। उसने तुरंत औषधि भंडार की ओर जाने का बहाना बनाया और चुपचाप वहां से निकल गया। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि इस समय इस भाई बहन जैसे रिश्ते के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। याफेई ने भी उसे नहीं रोका। उसने तुरंत रसोई को आदेश दिया कि भरपूर भोजन तैयार किया जाए। पिछले 5 दिनों से तुम लगातार शक्तिवर्धक गोली बनाने में लगे हुए थे। ठीक से खाना तक नहीं खाया था और केवल उत्साह के सहारे काम कर रहे थे। अब जब सारा तनाव उतर गया तो भूख एक साथ जाग उठी। तुमने बिना किसी संकोच के खाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह गंभीर और शांत रहने वाला तुम्हारा स्वभाव भी उस समय गायब हो गया था। याफेई सामने बैठी थी। एक हाथ से अपना चेहरा टिकाए और दूसरे हाथ से चम्मच घुमाते हुए वह चुपचाप तुम्हें खाते हुए देखती रही। उसने स्वयं बहुत कम खाया। उसकी सुंदर आंखें लगातार तुम्हारी ओर ही टिकी रहीं। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आराम से खाओ, तुमसे कोई खाना नहीं छीन रहा। इतना कहकर उसने रेशमी रुमाल निकाला और स्वाभाविक ढंग से तुम्हारे होठों पर लगा तेल पोंछ दिया। भरपेट भोजन करने के बाद तुम कुर्सी से टिक गए। लगातार 5 दिनों तक मानसिक शक्ति खर्च करने के कारण अब सिर भारी हो चुका था। इस बार तुमने जिद नहीं की और मुस्कुराकर कहा, अब मैं याफेई दीदी की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अपने छोटे से आंगन में लौटकर तुम गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह नहीं बल्कि दूसरे दिन दोपहर के समय तुम्हारी आंख खुली। पूरी तरह आराम मिलने के बाद तुम्हारी मानसिक और शारीरिक शक्ति फिर से लौट आई। लेकिन तुमने समय बर्बाद नहीं किया। तुम अच्छी तरह जानते थे कि शक्तिवर्धक गोली केवल शुरुआत है। यदि सच में इस दुनिया में मजबूत स्थान बनाना है तो आगे और भी शक्तिशाली औषधियां बनानी होंगी। तुमने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठते ही अपनी चेतना फिर से वांजिए औषधि ग्रंथ में डुबो दी।
तुम्हारी नजर दो नए सूत्रों पर जाकर रुकी। पहला था जुलवान दान, जो दूसरी श्रेणी की औषधि थी और सीधे प्रथम सितारा योद्धा की शक्ति बढ़ा सकती थी। दूसरा था यूनिवान पाउडर, जो पहली श्रेणी का औषधि चूर्ण था। इसे गोली बनाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल औषधीय द्रव तैयार करना होता था और यह योद्धा बनने से पहले की अवस्था में नसों को मजबूत करने का कार्य करता था। लंबे विचार के बाद तुमने इन्हीं दोनों सूत्रों को चुना। यदि ये सफल हो जाते तो चाहे स्वयं उपयोग करो या बेचो, इनका मूल्य शक्तिवर्धक गोली से भी कहीं अधिक होता। आखिरकार इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज शक्ति बढ़ाना ही थी। लेकिन आदर्श और वास्तविकता हमेशा एक जैसे नहीं होते। पूरे आत्मविश्वास के साथ जब तुमने जुलवान दान बनाना शुरू किया, तभी तुम्हें एहसास हुआ कि यह शक्तिवर्धक गोली से कहीं अधिक कठिन है। इसमें अग्नि नियंत्रण और युद्ध ऊर्जा की मात्रा पर बहुत अधिक सटीक नियंत्रण चाहिए था। लगातार 2 औषधि पात्र फट गए और कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां व्यर्थ चली गईं। अंत में तुम्हें प्रयास रोकना पड़ा। तुमने अपनी हथेली में जलती हुई लाल अग्नि को देखा और धीमे से कहा, मेरी वर्तमान शक्ति अभी भी बहुत कम है। प्रथम सितारा योद्धा की सीमा मुझे रोक रही है। जब रसायन निर्माण साधना की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, तो तुमने तुरंत दिशा बदलने का निर्णय लिया। तुम समझते थे कि केवल रसायनविद बनना पर्याप्त नहीं है। सम्मान तो मिलेगा, लेकिन यदि स्वयं की रक्षा करने की शक्ति नहीं होगी तो सब व्यर्थ होगा। अगले 2 दिनों तक तुम्हारे छोटे से आंगन से बार बार भारी धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। तुम लगातार निम्न श्रेणी की लकड़ी तत्व वाली युद्ध तकनीक चीमू श्वेंजी का अभ्यास करते रहे। यह तकनीक पहले जीवन शक्ति को इकट्ठा करती थी और फिर उसी जीवन शक्ति को एक ही पल में विनाशकारी आक्रमण में बदल देती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट पार्ट अगर इसके लिए चाहिए तो इसका नेक्स्ट पार्ट का टारगेट है कम से कम इसमें 2.5 थाउजेंड लाइक्स और कम से कम 40,000 व्यूज़ तो चाहिए। और फटाफट वीडियो को हाइप भी कर देना और सपोर्ट दिखाते रहना अपने प्यारे छोटे भाई को। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।